हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संदीप बांगड़वा। हम बात करते हैं जैसे सोल्ट्री इंस्टीट्यूट में अभी फिलहाल जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एक बैच चल रहा है। तो जो भी इंस्टीट्यूट, इसके अलावा जैसे पंजाब के अंदर भी एडीओ की एक वैकेंसी आई हुई है, तो जो भी स्टूडेंट इसमें इच्छुक हैं वो सोल्ट्री इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मिल जाएंगे आपको। लेकिन आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। तो आरपीएससी के द्वारा जारी की गई वैकेंसी है। 150 इसमें क्वेश्चन आएंगे, जिसमें राजस्थान जीके भी होगा, ठीक है। लेकिन राजस्थान जीके के अलावा इसमें जो सब्जेक्ट का कंटेंट है उसकी हम बात करें तो इसमें टोटल 14 यूनिट दी गई हैं। और उन 14 यूनिट का भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें जैसे केमिस्ट्री भी दी गई है, बायोलॉजी दी गई है। बायोलॉजी के अंदर जैसे आप जूलॉजी का पार्ट भी है, बॉटनी का पार्ट भी है। इसके साथ साथ आपको जैसे एग्रीकल्चर के में क्रॉप्स के बारे में भी इसमें काफी डिटेल से दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री भी है। साथ में आप एक चीज और देखेंगे इसमें कि आईपीआर, जिसके अंदर हम WTO जैसी चीजें पढ़ते हैं, इसको जीके के पार्ट में डाला गया है। ये एक तरीके से एग्रीकल्चर का पार्ट भी है और राजस्थान जीके के पार्ट में भी आता है। तो इसके अलावा जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल पार्ट है, इसमें जीएम क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, उनके बारे में भी काफी डिटेल से इसमें दिया गया है। मेरा ये बताने का पर्पज ये है कि इसमें सिलेबस जितना ज्यादा इसमें लेंथी है, यदि हम उसको ध्यान से देखें तो सिलेबस काफी इसमें लंबा चौड़ा है। लेकिन फिर भी हम बात करें तो हम इसे कवर कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 महीने का टाइम इसमें लगेगा। और अभी इसकी एग्जाम जून में होनी है, यानी कि हमारे पास यदि हम आज भी इसकी तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो करीबन 4 या 5 महीने हम ठीक इसकी अच्छे तरीके से स्टडी करें तो हम इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो हमारा स्टडी मटेरियल बड़ा स्ट्रॉन्ग हो। कई बार हम प्रैक्टिस करते रहते हैं कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक्स मैन परफेक्ट, ए परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कि जब हम सही चीज की सही लगातार कोशिश करते रहते हैं, जब हम मटेरियल ही गड़बड़ पढ़ेंगे तो सब कुछ गड़बड़ होता चला जाएगा। दूसरी बात, हमें पढ़ाने वाली फैकल्टी है, उसका लेवल क्या है, यह भी बहुत हद तक हमारी एग्जाम फाइट करने में हेल्प करते हैं। और ये 2 मेन फैक्टर हैं, हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। सोल्ट्री इंस्टीट्यूट फिलहाल इसका एक नया बैच आने वाला है, जिसके कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नीचे स्क्रीन पर चलते हुए मिल जाएंगे। आप एक बार डेमो क्लास लगा के देखिए। आपको क्वालिटी के बारे में, टीचिंग क्वालिटी के बारे में और जो स्टडी मटेरियल है, इन सब के बारे में जब तक आप क्लास में ऑफलाइन डेमो लगा के नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो आप आइए, सोल्ट्री इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा सिर्फ एफएसओ के बारे में नहीं, सुपरवाइजर का भी बैच यहाँ पे अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप सोल्ट्री इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की गई है जो सुपरवाइजर की, तो वो भी आप जाकर के ऑनलाइन एक बार चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। और जो स्पेशली गंगानगर है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो तो इजीली एक बार आ ही सकते हैं, विजिट कर ही सकते हैं। चलो, जो स्टूडेंट अपने यहाँ से दूर है उनके लिए एक ऑनलाइन फैसिलिटी है, लेकिन जिन स्टूडेंट के नजदीक है वो ऑफलाइन फैसिलिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो आप डेमो क्लास लगाइए, कोचिंग में आइए और देखिए। जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो बिल्कुल कांटेक्ट करें। इसके मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसके नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं या फिर नीचे आपको स्क्रीन पे चलते हुए मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं नवजोत सिंह अपने आज के लेक्चर में बात करेंगे मृदा विज्ञान के बारे में। जो जितनी भी मृदा विज्ञान की जो सामान्य जानकारी रहेगी आज के लेक्चर में अपने उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि मृदा विज्ञान जो शब्द है, मृदा विज्ञान, तो मृदा विज्ञान शब्द अपने किस भाषा का शब्द है? तो ये होता है अपने लैटिन भाषा का। क्योंकि जो सोयल शब्द है, सोयल शब्द, इसका निर्माण जो है वो कौन से शब्द से हुआ है? तो सोलम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है?
फ्लोर या फर्श होता है। कि सबसे पहले देखो कि मृदा विज्ञान जो है ये क्या है, एक कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर अपने किसका अध्ययन करेंगे कि मृदा की जो जितनी भी जानकारी है वो अपने को सभी की, जैसे मृदा की उत्पत्ति है, मृदा का जो फसलों के साथ संबंध है, तो उनका अध्ययन अपने कौन सी शाखा के अंदर करते हैं, मृदा विज्ञान के अंदर करते हैं। और मृदा विज्ञान के अंदर जो सॉइल साइंस जो शब्द है, अपने सॉइल शब्द है, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, अपने फर्श या फ्लोर या ग्राउंड भी बोल सकते हैं। तो दूसरी चीज अपने को ये बात देखनी है कि जो मृदा विज्ञान है इसका जनक, मृदा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है अभी, वी डोकुचेव। मृदा विज्ञान का जनक वी डोकुचेव को कहा जाता है। चाहे वो आधुनिक मृदा विज्ञान हो, चाहे सीधा क्वेश्चन आ जाए कि मृदा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अपने वी डोकुचेव को। जैसे एग्रीकल्चर का जो जनक है पूरे विश्व का अगर अपने बात करें तो वो NE बोरलॉग को कहते हैं। तो वैसे ही जो मृदा विज्ञान है इसका जो जनक किसे कहा जाता है, वी डोकुचेव को कहा जाता है। और इंडिया के अंदर अगर आपसे पूछे जाए कि भारत में मृदा विज्ञान या मृदा रसायन का जनक, भारत में मृदा विज्ञान या मृदा रसायन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है E.W. लैथर। ठीक है। विश्व के अंदर अगर अपने बात करें मृदा विज्ञान का जनक वी डोकुचेव है। और भारत में अगर अपने बात करें मृदा विज्ञान हो चाहे वो मृदा रसायन हो, इसका जो जनक है वो किसको कहेंगे, E.W. लैथर को कहेंगे। अब आगे अपने देखो कि जो मृदा विज्ञान है इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसको दो शाखाओं में डिवाइड किया है। मृदा विज्ञान को दो शाखाओं में डिवाइड किया है। तो वो दो शाखाएं कौन कौन सी है अभी, एक तो है पेडोलॉजी। कौन सी है, पेडोलॉजी। और दूसरी कौन सी है, एडाफोलॉजी। पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी दो शाखाएं हैं अपने मृदा विज्ञान की। तो पेडोलॉजी के अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी में मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, तो पेडोलॉजी के अंदर करते हैं। देखो इन दो शाखाओं में डिवाइड करने का जो मेन पर्पज क्या रहा था, तो ये जो शाखाएं जो पेडोलॉजी है इसके अंदर क्या करते हैं, अपने केवल और केवल मृदा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं। इसमें अपने फसलों की या पौधों की किसी की भी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो एडाफोलॉजी है इसके अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं, करते तो मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण, ठीक है, सभी इसके अंदर करते हैं, लेकिन वो रिलेट करते हैं किसके साथ, फसल या पौधों से। ठीक है। तो कहने का मतलब कि पेडोलॉजी के अंदर अपने किसका अध्ययन करेंगे कि मृदा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका वर्गीकरण है, मृदा का वर्गीकरण। तो इसका अध्ययन अपने किस में करते हैं, पेडोलॉजी के अंदर। एडाफोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, मृदा का जो फसल के साथ संबंध है, मृदा का फसल के साथ या पौधों के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं, संबंध का अध्ययन। यही डिफरेंस है इन दोनों में कि जो पेडोलॉजी है अपने जो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर अपने बात करें तो अपने जो एग्रीकल्चर के अंदर मृदा विज्ञान पढ़ते हैं तो वो अपने क्या पढ़ रहे हैं, एडाफोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपने क्या कर रहे हैं, मृदा को पौधों के साथ रिलेट कर रहे हैं। और इसका अपने मेन उद्देश्य अपने क्यों पढ़ रहे हैं, तो अपने जो एडाफोलॉजी पढ़ते हैं तो इसका मेन पर्पज क्या, अपना उत्पादन लेना, फसलों से भी अधिक उत्पादन। जैसे मान लो अपने को किसी मृदा का पता है कि उसकी अपने जैसे काली मृदा है तो वो किस फसल के लिए अच्छी मानी जाती है, कपास के लिए। तो वो अपने को कैसे पता चला, ठीक है, अपने को सोयल साइंस से अपने को पता चला कि ये मृदा जो है इसकी प्रकृति यानी कि काली मृदा है और इसके अंदर ये पोषक तत्व अधिक पाए जाते हैं, जिससे यानी कि अपने उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अपने जितना भी एग्रीकल्चर के अंदर जो पढ़ते हैं वो कौन सी शाखा पढ़ते हैं, एडाफोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और जो पेडोलॉजी है
ये कौन से, जैसे मान लो किसी में जितने भी इंजीनियर होते हैं सड़कों का निर्माण करना या माइंस का जो अपने इंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, तो उनके लिए जो शाखा है वो यानी कि क्या करते हैं, केवल और केवल क्या करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं कि मृदा कैसी है, क्योंकि उनको पौधों का कोई मतलब नहीं होता। तो यानी कि वो किस शाखा के साथ अपने मृदा की जानकारी प्राप्त करते हैं, पेडोलॉजी से। अब दूसरी चीज, एक शब्द आता है पेडोन। पेडोन, तो पेडोन क्या है, मृदा की सबसे छोटी इकाई। मृदा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है अभी, पेडोन कहलाती है। मृदा की सबसे छोटी इकाई जिसमें पौधे का जीवन चक्र पूरा करने की क्षमता पाई जाती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, पेडोन बोलते हैं। और इस पेडोन की आकृति पूछ ले कैसी होती है, तो वो होती है षटभुजाकार। पेडोन की आकृति जो है वो कैसी होगी, षटभुजाकार आकृति होती है। और ये जो शब्द है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, पेडोलॉजी, जिस शब्द के पीछे क्या लग गया, लॉजी, नोमी या वाई लग गया, तो वो कौन सा शब्द होगा, ग्रीक भाषा का शब्द। तो यानी कि पेडोलॉजी, एडाफोलॉजी और पेडोन तीनों ही शब्द कौन सी भाषा के हैं, तो ये हैं भी ग्रीक भाषा के। अब देखिए, अब अपने बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल की। मृदा परिच्छेदिका, तो मृदा परिच्छेदिका क्या है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि मृदा में एक अपने कटान लगाते हैं सीधी, तो अपने को अलग अलग प्रकार की मृदा दिखाई देती है, कहीं पे चिकनी, कहीं पे लाल मृदा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, मृदा के अंदर बहुत से संस्तर बने हुए हैं। तो मुख्यतः सीधा सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि मृदा में मुख्यतः कितने संस्तर पाए जाते हैं, तो मृदा में मुख्यतः 5 संस्तर पाए जाते हैं। कितने संस्तर पाए जाते हैं, 5 संस्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी, तो सबसे ऊपर वाला जो संस्तर होता है वो होता है ओ संस्तर, फिर ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर। तो आपको ये चीज याद रखनी कि मृदा में मुख्यतः 5 संस्तर पाए जाते हैं, ओ, ए, बी, सी और आर संस्तर। ओ, ए, बी, सी और आर संस्तर। अब देखो ओ संस्तर है, ये क्या पाया जाता है, सबसे ऊपर वाले भाग पर पाया जाता है, और इसको अपने क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक संस्तर भी बोलते हैं। तो ये जो ओ संस्तर है, इसको अगर अपने 2 भागों में डिवाइड करें, 2 भागों में बंटा होता है मुख्य रूप से, ये ओ फर्स्ट और ओ सेकंड। तो ये जो ओ फर्स्ट है, इसको अपने बोलते हैं आंशिक अपघटन कार्बनिक पदार्थ, यानी कि जो ओ फर्स्ट है उसके अंदर जो कार्बनिक पदार्थ तो पाया जाता है, ठीक है। ओ संस्तर को अपने ऑर्गेनिक संस्तर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक पदार्थ है उसका अपघटन जो होता है वो आंशिक रूप में होता है, और जो ओ सेकंड है इसके अंदर क्या होता है, पूर्ण अपघटन हो जाता है। किसका, कार्बनिक पदार्थ। पूर्ण अपघटन किसका हो जाता है भी, कार्बनिक पदार्थ। अब देखिए कि ओ संस्तर को मुख्य रूप से अपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। अब आपने देखा होगा कि जो ओ संस्तर ऑर्गेनिक संस्तर है, कार्बनिक संस्तर, इसको क्यों बोला जाता है, तो ये जो ओ संस्तर होता है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जहां पे ज्यादातर वन होते हैं, यानी कि जंगलों के अंदर अगर अपने बात करें तो कौन सा संस्तर पाया जाता है, ओ संस्तर। इसका कारण क्या होता है कि जो जंगलों के अंदर क्या होते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब पेड़ पौधों से जो अपने फल फूल पत्तियां टहनियां क्या है, पतझड़ के मौसम में आपने देखा होगा कि नीचे इस तह पर आकर एक पत्तियों की या फूलों की जो परत बन जाती है, तो उस परत का क्या होता है, अपघटन होता है। उसका कारण क्या होता है कि देखो आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया में या जहाँ पे जंगल अधिक होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही कार्बनिक पदार्थ मृदा के संपर्क में आएंगे, मृदा के संपर्क में और नमी के संपर्क में आएंगे, तो इसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, अपघटन स्टार्ट हो जाएगा। अपघटन स्टार्ट हो जाएगा जैसे कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, वो अगर मृदा और नमी के संपर्क में आएगा तो उसका क्या स्टार्ट हो जाएगा, अपघटन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे अपघटन हो रहा है। एक तो हो रहा है आंशिक रूप में। अब जो ऊपर वाला भाग है, देखो आपने भी देखा है कि जैसे ही अपघटन स्टार्ट कैसे होता है, ये अपनी मान लो सरफेस है मृदा की, और यहाँ पे कोई भी कार्बनिक पदार्थ आया, ठीक है, तो नमी आएगी। नमी और मृदा का संपर्क बिल्कुल मृदा के नीचे वाले भाग से होगा, इस वाले भाग से,
तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण अपघटन, और ये ऊपर वाला भाग है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंशिक अपघटन। तो ये जो पूर्ण अपघटन वाला भाग है इसको अपने नगन आंखों से नहीं देख सकते, नगन आंखों से नहीं देख सकते। ये चीज आपको याद रखनी कि जो कौन सा संस्तर है जिसको अपने नगन आंखों से नहीं देख सकते। अगर सीधा ऑप्शन आ जाए कि ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर, तो अपने को क्या सही करना है, ओ संस्तर सही करना है। और अगर इस प्रकार से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो पूर्ण अपघटन वाला जो एरिया है यानी कि O2 संस्तर है, ये क्या है, अपने इसको अपने नगन आंखों से नहीं देखा जा सकता। और बाकी ये जो ओ संस्तर है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो जहाँ पे जंगल होंगे या अधिक वन होंगे वहां पे ये संस्तर उपस्थित होगा। जो सामान्य कृषि भूमि है उसमें ओ संस्तर अनुपस्थित होता है, क्योंकि उसमें अपने क्या करते हैं कि जैसे भी कोई भी क्रॉप्स हुई तो उसका प्रोडक्शन किया और जितना भी जैसे उसका अवशिष्ट था उसको भी अपने भी बेच देते हैं या उसको अपने मिट्टी के अंदर नहीं मिलाते। तो इस कारण से जो ओ संस्तर है ये अपने कृषि भूमियों में अनुपस्थित होता है, कृषि भूमियों में अनुपस्थित। तो कृषि भूमियों में यानी कि उपस्थित कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाला संस्तर ए संस्तर होता है कृषि भूमियों में। और ए संस्तर होता है, इसमें क्या होता है, सर्वाधिक खनिज पदार्थ, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, विद्यमान होते हैं। सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, और खनिज पदार्थ होंगे तो आपको पता है पोषक तत्व भी सबसे ज्यादा इसी संस्तर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो ए संस्तर है इसको क्या कहा जाता है, एल्यूवियल संस्तर या एल्यूवेशन संस्तर भी कहा जाता है, एल्यूवेशन संस्तर। और इसमें से क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम व फेरस के, एल्यूमिनियम व फेरस के जो आयन होते हैं उनका निच्छालन हो जाता है, एल्यूमिनियम व फेरस के जो आयन होते हैं उनका निच्छालन हो जाता है। और वो कहाँ पे आ जाते हैं, इस बी संस्तर के पास आके यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए जो ए संस्तर है इसमें से एल्यूमिनियम व फेरस के आयनों का क्या हो रहा है, निच्छालन हो रहा है। तो इसलिए इस संस्तर को क्या कहा जाता है, निच्छालन संस्तर भी कहा जाता है, निच्छालन संस्तर। दोबारा देख लो कि ए संस्तर है इसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और पोषक तत्व सबसे ज्यादा ए संस्तर के अंदर पाए जाते हैं। और इन संस्तरों के अंदर क्या होता है कि एल्यूमिनियम और फेरस के जो आयन है उनका निच्छालन हो जाता है। निच्छालन क्या होता है कि लवणों का जल में घुलकर निचले संस्तरों की ओर गति करना। अब ये जो एल्यूमिनियम और फेरस के आयन है ये क्या है, जल के साथ क्रिया करते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, जिससे ये क्या कहाँ चले जाते हैं, बी संस्तर के अंदर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए जो इस संस्तर को क्या कहा जाता है, एक तो एल्यूवियल संस्तर और निच्छालन संस्तर, और इसको कहा जाता है वॉशिंग आउट संस्तर, वॉशिंग आउट संस्तर। ये चीज आपको याद रखनी। अब देखो नेक्स्ट आता है अपने बी संस्तर। तो बी संस्तर के अंदर क्या हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम व फेरस के आयनों का निक्षेपण हो रहा है। क्या हो रहा है, निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है कि अपने जितने भी जो लवण है वो किसी एक विशेष स्थान पर अगर इकट्ठे होते हैं तो अपने उसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण कहते हैं। तो इसी कारण जो बी संस्तर है इसको क्या कहा जाता है, निक्षेपण संस्तर कहा जाता है। बी संस्तर को निक्षेपण संस्तर, यानी कि जो एल्यूमिनियम व फेरस के जो आयन है इनकी अधिकता कौन से संस्तर में होगी, तो बी संस्तर में होगी। अब इसको निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं, इसको इल्यूवेशन संस्तर भी कहते हैं, इल्यूवेशन संस्तर। और इसको क्या कहा जाता है, वॉशिंग इन संस्तर, वॉशिंग इन संस्तर, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपने सी संस्तर। तो सी संस्तर जो होता है इसमें क्या पाया जाता है अभी, रिगोलिथ या पैतृक पदार्थ, रिगोलिथ या इसमें क्या होता है, पैतृक पदार्थ उपस्थित होता है। पैतृक पदार्थ का मतलब यानी कि जिससे किसका निर्माण हुआ है, मृदा का निर्माण हुआ है। और नीचे आर संस्तर के अंदर क्या आ जाता है, रोक या चट्टान आ जाती है, रोक या चट्टान। तो ये अपने जो मेन जो प्रोफाइल है जिसमें अपने मुख्य संस्तर पढ़े कि मुख्यतः इसमें 5 संस्तर होते हैं। तो सबसे ऊपरी संस्तर जो होता है वो संस्तर होता है, उसके बाद में ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और आर संस्तर।
ओ संस्तर में अपने देखा कि दो भागों में डिवाइड किया इसको, ओ फर्स्ट और ओ सेकंड। तो ओ फर्स्ट को क्या बोलते हैं अपने, आंशिक अपघटन कार्बनिक पदार्थ, ओ सेकंड को पूर्ण अपघटन कार्बनिक पदार्थ। इसी प्रकार से ये जो ए संस्तर है इसको भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ए फर्स्ट, ए सेकंड और ए थर्ड, ओ ए बी सी और आर। इसको आगे 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ए फर्स्ट, ए टू और ए थ्री। अब ये जो ए फर्स्ट है इसके अंदर क्या होता है, अपने सर्वाधिक खनिज पदार्थ, सर्वाधिक खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ कौन से संस्तर में होते हैं। आगे अगर अपने ए संस्तर को डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो ए फर्स्ट के अंदर। ए सेकंड है, इसको अपने ए ई संस्तर भी बोलते हैं, ए ई संस्तर, क्योंकि एल्यूवियल जो संस्तर होता है वो यही होता है वास्तव में, ए सेकंड। ठीक है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं, एल्यूवियल संस्तर, एल्यूवियल संस्तर, या इसको अपने बोलते हैं वाशिंग आउट संस्तर, या अपने निच्छालन संस्तर बोलते हैं। ठीक है, अब ये सेकंड आ गया, अपने थर्ड आ गया ए थर्ड। ए थर्ड जो है इसके अंदर क्या होता है अभी, इसको अपने बोलते हैं परावर्तनी संस्तर, सॉरी इसको अपने बोलते हैं अंतःवर्ती संस्तर, अंतःवर्ती संस्तर। अंतःवर्ती इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, ए संस्तर को और बी संस्तर को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, इसीलिए इस संस्तर को अंतःवर्ती संस्तर बोलते हैं। इसी प्रकार आगे जो है बी फर्स्ट और बी सेकंड है, तो बी फर्स्ट को भी क्या बोलते हैं अपने, अंतःवर्ती संस्तर बोलते हैं। बी सेकंड को क्या बोलते हैं अपने, निक्षेपित संस्तर, निक्षेपित संस्तर। और बी थर्ड को अपने क्या बोलते हैं, परावर्तनीय संस्तर, परावर्तनीय संस्तर। इसके बाद में सी को भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सी फर्स्ट और सी सेकंड। तो इसको भी अपने क्या बोलते हैं, परावर्तनीय संस्तर, और इसको अपने बोलते हैं रिगोलिथ। और रिगोलिथ के बाद में आ जाती है रॉक या चट्टान। अब देखो ये तो अपने संस्त्रों के नाम हो गए, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आगे अगर अपने डिवाइड करें इन संस्त्रों को तो ए फर्स्ट को बोलते हैं खनिज संस्तर, कार्बनिक संस्तर। ठीक है, ए सेकंड को बोलते हैं अपने एल्यूवियल संस्तर, वाशिंग आउट संस्तर या निच्छालन संस्तर। ए थर्ड को और बी फर्स्ट को इनको बोलते हैं अपने अंतःवर्ती संस्तर, क्योंकि ये ए को और बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 2 भागों में, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अंतःवर्ती संस्तर। तो और वैसे ही जो बी थर्ड और सी फर्स्ट है इसको भी क्या बोलते हैं, परावर्तनीय संस्तर, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है अभी, रिग। अब देखो जो मृदा निर्माण होती है वो 2 चरणों में संपन्न होती है, कि मृदा का जो निर्माण है वो किससे हो रहा है, चट्टान से हो रहा है। चट्टान से बनती है रिगोलिथ, और रिगोलिथ से बनती है अपने मृदा। और चट्टान किससे बनती है, तो चट्टान बनती है अभी खनिज पदार्थों के जुड़ने से। बहुत सारे खनिज हैं वो आपस में मिलकर एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, और खनिज जो हैं उनका निर्माण किससे होता है, तो जो अपने तत्व होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, उनसे अपने किसका निर्माण होता है, खनिज का निर्माण होता है। और जो खनिज होते हैं ये हमेशा संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, अकेले नहीं पाए जाते। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो फेरस का जो अयस्क होता है हेमेटाइट, तो यानी कि हेमेटाइट के रूप में पाए जाते हैं, बाद में इनको अलग किया जाता है। तो तत्वों से किसका निर्माण हो रहा है, खनिज का, और खनिजों के जुड़ने से किसका निर्माण हो रहा है, चट्टान का। और चट्टान के अपघटन से, चट्टान के अपघटन से किसका निर्माण हो रहा है, रिगोलिथ का, और रिगोलिथ से बन रही है अपने मृदा। तो ये प्रोसेस होती है मृदा निर्माण की, और ये सेम चीज यही है कि सबसे पहले देखो ये चट्टान है, चट्टान के बाद में क्या है, रिगोलिथ, और रिगोलिथ के बाद में ये जो ए और बी संस्तर है ये क्या है, वास्तविक मृदा। कि जो वास्तव में अपने जो खेती करते हैं वो कौन से संस्तरों में करते हैं, तो ए और बी संस्तर के अंदर खेती करते हैं। सी संस्तर में आ जाता है अपने रिगोलिथ, और नीचे आ जाता है अपने चट्टान। तो यही है सिस्टम। तो ए और बी संस्तर को अपने क्या कहा जाता है, ए और बी संस्तर को अपने बोलते हैं सोलम। अब सोलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ा था कि जो सोयल शब्द है उसका निर्माण किससे हुआ है, सोलम शब्द से हुआ है। तो
जो वास्तविक मृदा है, सोलम या वास्तविक मृदा, वो कौन सी है? ए और बी संस्तर, इसी के अंदर अपने खेती करते हैं, तो इसीलिए जो वास्तविक मृदा कौन सी है, ए और बी संस्तर को कहा जाता है। और रिगोलिथ अगर आपसे पूछ लिया जाए किसको बोलते हैं, रिगोलिथ, तो रिगोलिथ ए और बी संस्तर है, ये तो अपने होगी वास्तविक मृदा, और इसके साथ अगर सी संस्तर ऐड हो जाता है तो उसको अपने बोलते हैं रिगोलिथ। ठीक है, सोलम किसको बोलते हैं? ए और बी संस्तर को, और रिगोलिथ बोलते हैं ए बी सी संस्तरों के समूह को क्या बोलते हैं? अपने रिगोलिथ बोलते हैं। अब ये जो चट्टान है, चट्टान का जो अपघटन है, ठीक है, वो किस प्रकार से हो रहा है? तो चट्टान के ऊपर जितने भी यानी कि सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, तो इनका जो अपने भौतिक या रासायनिक जो प्रक्रम है उनसे क्या हो रहा है? ये चट्टान का अपघटन स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, लाइकेन, लाइकेन क्या होता है? कवक और शैवाल का सहजीवन, कवक प्लस शैवाल, ये सहजीवन के रूप में रहते हैं, और ये चट्टानों पर क्या करते हैं? एक अम्ल का स्त्राव करते हैं। अम्ल का स्त्राव करने से क्या हो जाता है? चट्टानों का अपघटन है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे ये यानी कि बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाती है, तो जिसको अपने क्या बोल देते हैं? रिगोलिथ। और रिगोलिथ के अंदर क्या होता है कि छोटे जो प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, तो वो क्या है? उगना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिनके मिलने से धीरे धीरे करके और किसका निर्माण होता है? मृदा का। यानी कि मृदा का निर्माण है वो एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। जैसे कि 1 इंच अगर अपने बात करें मृदा निर्माण की, तो लगभग 1000 वर्ष का समय लगता है। अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो मृदा के निर्माण में, 1 इंच मृदा के निर्माण में कितना समय लगता है? 1000 वर्ष का समय लगता है। यानी कि इतनी धीमी प्रोसेस है मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया। और अपने इसमें अगर ये परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो इससे भी ज्यादा समय लग सकता है। अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो 1000 वर्ष, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो इससे भी ज्यादा समय लग सकता है अपने मृदा निर्माण में। अब आगे देखो, मृदा का संगठन। मृदा का संगठन का मतलब कि मृदा का जो संघ का मतलब साथ, और गठन का मतलब जुड़ना, यानी कि मृदा जो है किस किस तत्वों के जुड़ने से मृदा का निर्माण हुआ, या मृदा के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखो, अपने जो मृदा है इसको अगर अपने 2 भागों में डिवाइड करें तो एक अपने पास आता है ठोस भाग, और दूसरा अपने पास लगता है रंध्राव का, रंध्राव का। अब दोनों ही जो है मृदा में 50-50% पाए जाते हैं। 50% ठोस भाग पाया जाता है मृदा में, और 50% क्या पाया जाता है? रंध्रावकाश पाया जाता है। ठोस भाग के अंदर अगर अपने बात करें, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ कितने % पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमने 45%। इसके बाद पाए जाते हैं हमने कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं 5%। रंध्रावकाश के अंदर क्या बड़ा होता है? तो जल बड़ा होता है, और क्या होता है इसमें? वायु होती है। 25% जल होता है और 25% ही क्या होती है इसमें? वायु होती है। तो ये अपने क्या होता है? मृदा का संगठन। यानी कि मृदा को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो ठोस भाग और दूसरा रंध्रावकाश। दोनों ही 50-50% होते हैं, और ठोस भाग के अंदर 45% तक क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं, और 5% तक क्या पाए जाते हैं? कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये जो 5% कार्बनिक पदार्थ अगर अपने बात करें तो ये सामान्य मृदा में, क्योंकि ये जो डाटा है ये किसके अकॉर्डिंग है? यूएसडीए के अकॉर्डिंग है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि प्रणाली की अगर अपने बात करें तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि पूरे विश्व की मृदा की अगर अपने बात की जाए एक साथ, तो उसने बताया कि 45% तक मृदा में खनिज पाया जाता है, 5% कार्बनिक पदार्थ, 25% वायु और 25% ही जल पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो भारत की मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5% से कम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 5% से कम। ठीक है, लगभग यानी कि 0.5 से लेकर 5% तक पाई जाती है। 0.5 से
5% तक क्या पाई जाती है भारत की मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। और अगर अपने बात करें राजस्थान की मृदा में, तो राजस्थान की मृदा में इससे भी कम पाई जाती है, यानी कि 0.5% से कम, 0.5% से कम क्या पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यानी कि भारत की मृदा या अपने राजस्थान की जो मृदा है उसकी प्रकृति कैसी है, तो ये मृदाएं खनिज मृदाएं कहलाती है। कौन सी मृदाएं होती है भी, खनिज मृदा, क्योंकि आपने सुना होगा कि राजस्थान जो है वो खनिज का भंडार है, तो यानी कि इसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसीलिए अपने इसको राजस्थान को क्या बोलते हैं, अपने खनिजों का भंडार भी कहा जाता है। तो अब अपने देखते हैं कि जो खनिज पदार्थ है, अगर अपने बात करें 45% खनिज पदार्थ की बात की जाए तो इसमें भी दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक तो होते हैं धात्विक खनिज और एक होते हैं अधात्विक खनिज। धात्विक, मेटालिक और नॉन मेटालिक, और अधात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज कौन से हैं भी, तो धात्विक खनिज के अंदर आते हैं जितने भी यानी कि धातु पाई जाती है, यानी कि जिसके अंदर जो अपने जो करंट होता है वो चलायमान होता है, तो वो कौन से होते हैं भी धात्विक खनिज होते हैं। और जिसके अंदर अपने धातु नहीं होती तो वो कौन से होते हैं अधात्विक खनिज होते हैं। तो अधात्विक खनिज का आपको याद रखना है कि कौन कौन से होते हैं, तो सिलिका और ऑक्सीजन। सिलिका और ऑक्सीजन जो है ये दोनों ही अधात्विक है। इनके अलावा लगभग जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। वैसे ये खनिज का जो टॉपिक अपने अलग से करेंगे, तो यानी कि इसमें आपको बस नॉर्मल ये बात याद रखनी कि धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के खनिज पाए जाते हैं मृदा के अंदर। तो ये जो अपने खनिज का जो टॉपिक है ये अपने अगले लेक्चर में अपने बात करेंगे। खनिज, जल, मृदा जल जैसे बात करते हैं, मृदा वायु, कार्बनिक पदार्थ, तो ये अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।